यस याद कर लिया तुमने? चलो देखेंगे एक बार जल्दी से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस प्रेशर, एक बार श्रुतिका। श्रुतिका रजत, तू बता दे डिफरेंट फ्रैक्शंस कैसे कैसे मिलती हैं, बस चाहे टेम्परेचर मत बता। क्या सर? डिफरेंट फ्रैक्शंस क्रूड ऑयल की कैसे कैसे मिलती है, सबसे पहले कौन सी मिलेगी, फिर बाद में कौन सी मिलेगी, इस तरीके से। सर सबसे पहले एलपीजी मिलेगी, हाँ। फिर पेट्रोल, फिर हम्म। केरोसिन ऑयल, फिर हम्म। डीजल, हम्म। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स, हम्म। फिर फ्यूल ऑयल, और फिर उसके बाद ब्लैक थिक ऑयल। बिल्कुल सही है। बाकी सब बच्चे भी पढ़ते रहो साथ साथ, सुनाओगे नहीं तो फिर नहीं समझ आएगा ऐसे कुछ भी। और ये पढ़ लेना जरूर, मेरे खत्म क्लास खत्म होते ही इसको इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर याद कर लेना इसको, नहीं तो बाद में याद नहीं होगा, बाद में छोड़ ही दोगे इस टॉपिक को। चलो नोट करना है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, सही ना, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, देखो प्रेशर, कोई भी सब्सटेंस कब बॉईल करता है, कोई भी सब्सटेंस कब बॉईल करता है, कोई भी सब्सटेंस कब बॉईल करता है। सर जब उसका वेपर बोलो। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए। हाँ, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कोई भी सब्सटेंस कब बॉईल करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, बॉईल करेगा, ठीक है ना, तब वो सब्सटेंस बॉईल करने लग जाएगा। तो उसके लिए अब ध्यान देंगे, उसके लिए ध्यान देंगे। अब जैसे ग्लिसरॉल है, ध्यान, यही एग्जांपल आएगा पेपर के अंदर। ग्लिसरॉल है, इसको सेपरेट करना है स्पेंट लाई से, स्पेंट लाई से। ये एक जेली मटेरियल होता है सोप इंडस्ट्री के अंदर। ग्लिसरॉल को सेपरेट करना है फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। ग्लिसरॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 300 डिग्री से थोड़ा कम होता है, 290 डिग्री सेल्सियस। इसको सेपरेट करना है अगर, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा ना ग्लिसरॉल को इतने टेम्परेचर तक, तो ये डिकम्पोज कर जाता है। ग्लिसरॉल को अगर इतने टेम्परेचर तक हीट करें तो डिकम्पोज कर जाएगा। इसलिए हमें प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। समझे कि नहीं है? अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाए। तो अगर मैं 12 mm से प्रेशर रिड्यूस कर दूंगा ना, 12 mm प्रेशर रिड्यूस कर दूंगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस से ना 200 के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब 200 या 210 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो तब इसको सेपरेट करेंगे। समझ आ गया कि नहीं, क्या कंसेप्ट है? यस सर। नहीं समझ? तो यही है, सम सब्सटेंसेस डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, so the pressure is reduced so that their boiling point, so that boiling point of these substances gets reduced, and hence they do not decompose at their boiling points, at their boiling points। अब ये डिकम्पोज नहीं करेंगे, तो इसलिए ग्लिसरॉल को हम सेपरेट करते हैं स्पेंटलाई से इन सोप इंडस्ट्री। प्रेशर को रिड्यूस करेंगे ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए। कम होने के बाद अब जब हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं करेगा, लाइक दिस इट कैन बी सेपरेटेड। ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटलाई इन सोप इंडस्ट्री बाय दिस मेथड। तो ये एग्जांपल ही आएगी पेपर के अंदर। ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्लियर? बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, बस यही याद रखना है। यही मेथड इसका मैंने पहले बता दिया, सिंपल डिस्टिलेशन, फिर बता दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरा बताया मैंने ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। फोर्थ स्टीम डिस्टिलेशन, फोर्थ है स्टीम डिस्टिलेशन। फोर्थ क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में एक, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये स्टीम वोलेटाइल होता है, पढ़ रखा ना, इसके अंदर इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यस ऑर्थो सर। नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से। ये तो जब इसके अंदर खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए स्टीम वोलेटाइल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल बट नॉट पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल
स्टीम वोलेटाइल नहीं है। तो ऑर्थो जब भी ऐसा केस आ जाएगा ना जिसमें एक में इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसे सैलिसाइलडिहाइड, एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ही आएगा, इसलिए मैंने वही लिखा है, सैलिसाइलडिहाइड, ये इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल बट नॉट पैरानाइट्रोफिनॉल, देयरफॉर इट इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। समझ आ गया दूसरा मेथड? फोर्थ मेथड समझ आ गया डिस्टिलेशन सर का? ये आपने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद बोल था वो समझ नहीं आया मेरे को। मैंने क्या नहीं, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी इसके खुद के अंदर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, यहाँ फोर्स बहुत स्ट्रांग हो गया, तो दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा उससे फोर्स कट हो गया इसका, तो यस इसलिए सर। जब हाँ इंटरमोलकुलर फोर्सेस वीक हो गए तो ये स्टीम वोलेटाइल होगा। नहीं समझ आई बात? यस सर। तो इसलिए हम इसको सेपरेट करते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। कैसे सेपरेट करेंगे? बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये हो गया फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड, फिफ्थ मेथड भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आए होंगे पेपर के अंदर, मेंस में, सर एक नीट में और सेकंड नीट पीछे में। करना। ये ले देख, एक सेकंड सर बस नोट करना। हो गया सर। चलो नेक्स्ट अब है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा तुम्हें। मतलब क्या कहते हैं, इसमें हम ना एक सॉल्वेंट, जैसे दो सॉल्वेंट यूज करेंगे, दो सॉल्वेंट यूज करेंगे इस मेथड के अंदर, और दोनों के दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, दोनों के दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये मेन पर्पज है इसका, है ना। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर involves generally two solvents. In this, generally two solvents are used which are immiscible with each other, which are not miscible, आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम मिक्सचर लेंगे, दो का मिक्सचर ले लिया, जैसे कोई भी कंपाउंड है वो, से मैंने एग्जांपल लेता हूँ बेंजोइक एसिड और प्लस फिनॉल, इन दोनों को मेरे को सेपरेट करना है, बेंजोइक एसिड और फिनॉल को सेपरेट करना है। सही है, बेंजोइक एसिड और फिनॉल। पहले तो इसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, है ना, बेंजोइक एसिड किससे रिएक्ट करेगा, और बेंजोइक एसिड और अगर फिनॉल को सेपरेट करना है तो ये किससे रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट नहीं करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे बस एक मिनट रह जाता। देखो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया, इसके अंदर हम दो सॉल्वेंट यूज करते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के अंदर हम दो सॉल्वेंट यूज करते हैं, और दो कंपाउंड हैं, जैसे मान लो मेरे को सेपरेट करना है बेंजोइक एसिड और फिनॉल को, इन दोनों को सेपरेट करना है। या फिर ले लो फिनॉल, फिनॉल प्लस से मिथेनॉल को सेपरेट करना है, इस टाइप से फिनॉल प्लस मिथेनॉल को सेपरेट करना है। तो क्या होगा, फिनॉल मिथेनॉल मतलब उसमें बेंजोइल खोल लो, क्योंकि इसमें आर पार्ट ज्यादा हो जाएगा। फिर इनको सेपरेट करना है, कोई भी चीज जिसको सेपरेट करना है। एसिड को जब भी सेपरेट करना है तो एसिड के लिए एक टेस्ट होता है, 11th में तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अभी 12th में और डिटेल मिलेगी तो याद रहेगा तुम्हें हमेशा। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये क्या करेगा, वीकर एसिड को बाहर निकाल देगा, CO2 को, वीकर एसिड बाहर निकल गया प्लस H2, इस तरह से। और जो फिनॉल है वो H2CO3 से वीक है, तो इसको इसके सॉल्ट से सेपरेट नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। ये बात समझ आ गई मैंने क्या बोला? बेंजोइक एसिड और फिनॉल को अगर सेपरेट करना है तो ये मेन कंसेप्ट है इसके अंदर। सर एक बार ये रजत ये समझ रिपीट आया कर कि दो। नहीं? सर एक बार रिपीट कर दो। रजत अब तुम लोगों ने जीओसी अगर बहुत ढंग से पढ़ी हुई है ना तो समझ आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ ना, H2CO3 है मान ले, और H2CO3 है, एसिटिक एसिड है, H2CO3 है, एसिटिक एसिड है, और ले ले और क्या, फिनॉल ले लेते हैं।
मान ले मैंने तेरे को कहा इन तीनों को एसिडिक करेक्टर में अरेंज कर, इन तीनों को एसिडिक करेक्टर में अरेंज करना है, तो इन तीनों में एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर है कार्बोनिक एसिड, और फिर है फिनॉल, लीस्ट एसिडिक। तो इसलिए अगर एसिडिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है, एसिडिक एसिड ज्यादा अच्छा या बेंजोइक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है, तो इसके सॉल्ट में से वीकर एसिड को हटा देगा कि नहीं? यस सर। ये तो पढ़ा होगा ना, देख रजत, देख एक बार, NaCN है मान ले, और मैंने इसमें अच्छा एसिड डाल दिया HCl, तो वीकर एसिड HCN हट जाएगा और HCl आ जाएगा सॉल्ट बनाने के लिए, NaCl प्लस HCl, ये समझ गया कि नहीं? यस सर समझ गया। तो वही चीज की है यहाँ पे। अब वो वीकर एसिड क्यों है, वो स्ट्रॉन्गर क्यों है, उसके लिए GOC पूरे ढंग से आनी चाहिए। नहीं समझ आई बात अभी? आ गई सर। और फिनॉल जो है वीकर एसिड है, इसलिए इस सॉल्ट में से स्ट्रॉन्गर एसिड यानी H2CO3 को अलग नहीं कर पाएगा। अभी ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। ये है। और ऐसे इन दोनों में से ना फिनॉल जो है, ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, फिनॉल NaOH से रिएक्ट कर जाता है और CCH5ONA बना देगा, लेकिन बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है इससे। ये बात अभी रट दो यहाँ तक, फिर मैं समझाऊंगा आगे। एक बार यहाँ तक कंसेप्ट रट दो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो इसको यहाँ तक। हाँ रिवाइज कर लिए? यस सर। चलो एक बार देख लो इसे। अब इसमें क्या किया, जैसे मैंने दोनों सॉल्वेंट को लिया जो कि मिक्स नहीं होते हैं, यहाँ एक सॉल्वेंट है, से वाटर यहाँ पे एक्वस लेयर है, और एक है एक्वस लेयर, एक है ईथर लेयर। ये ईथर है, ये एक यहाँ से आउटलेट निकाल रखा है। ये ऊपर है हमारी, ऊपर लेयर होगी ईथर की, नीचे एक्वस लेयर। जैसे अगर मैं अल्काइल हैलाइड लेता, सपोज स्पेशली DCM लेते हैं जो DCM, ये कौन सी लेयर में आएगा पानी के साथ, अपर लेयर की लोअर लेयर? सर ये लिखा गया है। CH2Cl2 और वाटर, अच्छा सर CH2Cl2 ठीक है। DCM बोलते हैं इसको, DCM डाइक्लोरोमीथेन। ये अपर लेयर होगा, लोअर लेयर होगा वाटर के साथ? DCM की डेंसिटी ज्यादा तो ये होती है लोअर लेयर, डेंसिटी ज्यादा लोअर लेयर, ये अपर लेयर, बीच में एक सेपरेटिंग लाइन होगी। समझिए कि नहीं है? सर ये याद ही रखने पड़ेंगे ना? याद देख, रजत ऐसे सोचता ना, अकेला एटम है, मास बहुत ज्यादा, देख ना, Cl अकेला एटम, मास बहुत ज्यादा, यस सर। मास ज्यादा, तो फिर नेचुरल सी बात है, थोड़ा वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आएगा इतना। तो हाँ याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन अल्काइल, ये मान लें कि अल्काइल की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, तो इसलिए लोअर लेयर बनाएंगे, वाटर बनाएगा अपर लेयर। सही है?
ओके सर। अच्छा, ये ईथर की लेयर अपर है और एक्वस लेयर नीचे है। अगर मान लो मेरे पास, ध्यान देना, अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड है और साथ में है फिनॉल, बताओ ये कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे इनिशियली? ये कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे, ईथर की लेयर में कि पानी की लेयर में? पानी में सॉल्युबल होंगे, ईथर के अंदर? ईथर। हाँ, ईथर के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका आर पार्ट बहुत ज्यादा है, तो पानी में तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होंगे। बताया ना, बेंजोइक एसिड मैंने पीछे बताया भी था तुम्हें, हॉट वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ये बेंजोइक एसिड, ये फिनॉल। ठीक है ना, बेंजोइक एसिड और फिनॉल दोनों प्रेजेंट है। ये अभी ईथर लेयर में है। जैसे ही मैं इसके अंदर सॉल्वेंट एक अलग से रेजेंट डालूंगा NaHCO3, तो क्या होगा? कौन रिएक्ट कर जाएगा NaHCO3 के साथ? बेंजोइक एसिड। सर अभी बेंजोइक। बताया ना पीछे, बेंजोइक एसिड कर जाएगा डिसॉल्व इसके साथ, रिएक्ट कर जाएगा, बना देगा CH5COONA प्लस CO2 गैस। अब ये CCH5CONA ये कहां से सॉल्ट बन गया? अब ये कौन सी लेयर में चला जाएगा? एक्वस। ये चला गया ना, कोई सॉल्ट है तो पानी में चला गया, ये यहां से मिल जाएगा। अब इसमें डाल देंगे H+, तो बेंजोइक एसिड रीगेन हो गया। नहीं समझ आया? ये दिस इज कॉल्ड एज यस सर, आ डिफरेंशियल गया। एक्सट्रैक्शन। ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है। कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू जानबूझ के बताया ताकि एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। अगर फिनॉल होता, मान लो इस एक्वस लेयर में फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल होता, तो क्या होता? यहाँ पे फिनॉल होता और बेंजाइल अल्कोहल CH2OH है सपोज, CH2 फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल है, तब क्या होता? तब हम रेजेंट कौन सा यूज करते? तब हम कौन सा रेजेंट यूज करते? NaOH। बताया ना पीछे अभी? नहीं ध्यान आया? NaOH डालेंगे, CCH5ONA आ जाएगा, HCl डाल देंगे, दोबारा रीगेन हो गया CCH5OH। नहीं समझ आई बात? सर ये रिएजेंट कैसे रजत, डिसाइड किया? यही वाली चीज ना बहुत डिटेल में है ऑर्गेनिक के अंदर। तो अभी तो तू याद रख ले, अभी मैंने नहीं बता सकता चीज को, मैंने हल्का सा हिंट दिया है पीछे, लेकिन मैं बता नहीं सकता इसको क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो, 2-2.5 घंटे का टॉपिक है कम से कम। ओके सर। तो अभी इसको याद कर ले, रेजेंट ये दो हैं जो बता दिए। एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, फिनॉल के लिए NaOH। ये फिनॉल ठीक ठाक एसिड है तो इस बेस से तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन अल्कोहल तो ऑलरेडी बेसिक होते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो फिनॉल में डालेंगे जब जैसे ही NaOH, तो CH5ONA आ गया एक्वस लेयर के अंदर, यहाँ से H+ डाल देंगे तो फिनॉल मिल जाएगा, रीगेन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? सर एक बार ये रिपीट कर दो सर। देख अब ऊपर ये पूरा मेथड रिपीट कर दूं? यस सर, एक बार बस वो पूरा बता दो क्या क्या किया। देख, 2 सॉल्वेंट लिए पहले, दोबारा देख ले इसको। दो सॉल्वेंट लिए, जनरली हम लेंगे जो वो एक्वस लेयर और ईथर की लेयर होगी। ऊपर ईथर प्रेजेंट है, नीचे पानी प्रेजेंट है, एक्वस लेयर है। अब जैसे ही मैंने बेंजोइक एसिड और फिनॉल ले लिया, इन दोनों को मेरे को अलग करना है, इन दोनों को अलग करना है। तो ये दोनों पहले पहले प्रेजेंट हो गए ईथर वाली लेयर में। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और आर पार्ट इनका बहुत ज्यादा है। तो ईथर में, जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पानी के अंदर, पानी तो पोलर होता है, ये कम पोलर है, तो इसलिए इसके अंदर सॉल्युबल ज्यादा होंगे, तो ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद मैं एक ऐसा रेजेंट यूज करूंगा जो इन दोनों में से एक से रिएक्ट करे, इन दोनों में से एक से रिएक्ट करे। तो मैंने रेजेंट यूज किया से सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सिर्फ बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करेगा। सही ना? सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा? सिर्फ बेंजोइक एसिड से। इससे रिएक्ट कर जाएगा, इससे रिएक्ट कर गया तो ये आ जाएगा। अब ये सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया तो ये आ जाएगा पानी की लेयर में, पानी की लेयर में आ जाएगा ये। और पानी की लेयर में आते ही इसको हम अलग कर लेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर H+ डालेंगे ताकि Na हट के दोबारा H आ जाए। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये है, ठीक है? तो ये हमारे ना प्यूरिफिकेशन मेथड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। एक में छोटा सा मेथड और है, वो बता देता हूँ, क्रोमेटोग्राफी।
है ना, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी देखो इसमें क्या है, क्रोमेटोग्राफी में इसमें क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं ना एक मिक्सचर के अंदर, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर एडजॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट, आर एडजॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय पर्टिकुलर सब्सटेंस, बाय पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट। ये लाइन समझे कि जो एक मिक्सचर के अंदर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो एक सब्सटेंस के ऊपर, एक एडजॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंट एक्सटेंट पे एडजॉर्ब होंगे। जैसे इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ भी पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये लैब में करोगे भी तुम 12th में, ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करेंगे, ये मैंने लिया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जनरली हम नॉन पोलर लेते हैं जैसे CCl4, CS2, बेंजीन, इस टाइप का सॉल्वेंट ले लिया। और इसमें एक मैंने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर ले लो या फिर तुम न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, क्या ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, या पेपर टॉवल्स आते हैं ना वो भी ले सकते हैं। उसमें वो लिया और एक लगभग मान के चलना ये स्ट्रिप ली उसकी, और लगभग 2 सेंटीमीटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की पेंसिल से, एक लाइन ड्रॉ की पेंसिल से। पेन से नहीं करेंगे क्योंकि पेन में इंक होती है, उसके कंपोनेंट राइज करेंगे ऊपर सॉल्वेंट में डालते ही। तो इधर मैंने एक इंक का स्पॉट मार्क कर दिया, एक इंक का स्पॉट मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने इस पेपर को रख दिया लग थोड़ा सा ऊपर, पानी से हल्का, सॉल्वेंट से हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर रखा। तो उसके बाद अगले दिन चेक करते हैं इसको, जैसे इसको रख दिया ना यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मार्क किया मैंने स्पॉट, सपोज ये रहा। रजत इतना प्रोसेस समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। तो इसके जब इसको रख देंगे ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अच्छा ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी बीच वाली लाइन जो है स्ट्रेट, वो मैंने किससे मार्क की है, पेंसिल से कि पेन से? पेंसिल। पेंसिल। पेंसिल से, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में। तो इसमें क्या होगा, अब जब तुम अगले दिन चेक करोगे ना जाके, तो तुम देखोगे डिफरेंट कलर्स राइज किए हुए हैं ऊपर, जैसे यहाँ तक गया सपोज ब्लू कलर, उसके ऊपर गया होगा सपोज ग्रीन कलर, ऐसे डिफरेंट कलर्स आएंगे। और यहाँ पे गया फाइनली गया यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ तक गया सॉल्वेंट, यानी पानी यहाँ तक गया, पानी नहीं सॉरी, जो भी हमने सॉल्वेंट लिया CCl4, CS2 या बेंजीन, ये यहाँ तक गया। तो अब डिफरेंट कंपोनेंट्स ने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं? डिफरेंट कंपोनेंट ने यस डिफरेंट, सर। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्लू कलर ने, और इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे से पूरा, ये एक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये दूसरे ने, और सॉल्वेंट ने ये पूरा। नहीं समझे ये बात? हमेशा डिस्टेंस मैक्सिमम कौन ट्रेवल करेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल वही करेगा। तो अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ना एक टर्म आती है रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर, एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। समझ गए कि नहीं? ये समझ गए कि नहीं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्यूट यानी कलर कह लो। नहीं समझ ये बात? और RF की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। नहीं समझ आ रहा है यस अभी? सर, आ गया सर। अच्छा अब बताओ इसमें रिटेंशन फैक्टर जो है किसका ज्यादा होगा? ग्रीन। हाँ, रिटेंशन फैक्टर ज्यादा होगा ग्रीन का। तो एडजॉर्ब कौन सा कलर हुआ ज्यादा, ग्रीन की ब्लू, उस ब्लू। स्पॉट के अंदर? ब्लू। हाँ, ब्लू ज्यादा एडजॉर्ब हुआ। ध्यान रखना, उल्टा भी पूछ लेते हैं कई बार, एडजॉर्ब कौन सा ज्यादा हुआ? ब्लू, तभी तो वो ज्यादा तेज इल्यूट नहीं कर पा रहा है, इल्यूट यानी मूव नहीं कर पा रहा है। नहीं समझ आई बात? आ गई आ सर। गई सर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन फैक्टर। और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी था, है ना, ये क्या था? पेपर क्रोमेटोग्राफी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो अब ये जो एक्चुअल में क्रोमेटोग्राफी है ना, जैसे बहुत तरीके की क्रोमेटोग्राफी होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी को पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी।
फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इस तरीके के बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी 12th क्लास के एक चैप्टर है, वो अब तो डिलीट हो गया है, उसमें कवर करेंगे। क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी कह लो या एक्सट्रैक्शन कह लो, उसके अंदर है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जितना ये मैंने बताया ना, इतना जरूर कर लेना एटलीस्ट। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये तुम लैब में करोगे प्रोसेस, और अगर पूरा ढंग से करोगे, बात मानोगे, तो तुम्हें इसको कैसे करना है, अभी रोज तो अभी तो पढ़ लिया तुमने, अभी 1 घंटा याद कर लो उसको जल्दी से। याद करने के बाद मन में बोलो 2-3 बार, फिर कल से एक बार बोलो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा बोलने में। और ऐसे ही क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को करना, तो फायदा होगा। अच्छा, अब बताना मेरे को कि क्या कहते हैं तुम लोगों ने जो जीओसी चैप्टर है और हाइड्रोकार्बन से स्कूल में खत्म कर लिया है? यार स्कूल में तो ऐसे ही हो गया था Yes, sir. सब कुछ। अच्छा कुणाल, यस सर। लीव कर दे।